आज का चैप्टर का नाम है फंक्शन। फंक्शन और मैपिंग। पहले आप नोट कीजिए इसके डेफिनेशन को, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट A and B are two non-empty sets. Two non-empty sets. A rule which associates each element of A with unique element of B. Then F is called function from A to B, written as F is a function from A to B. If F from A to B is function, then set A is called domain of F, and set B is called codomain of F. अब ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से ये जान लीजिए कि फंक्शन आपके मैथमेटिक्स का सबसे मेन चैप्टर है। अगर किसी एक चैप्टर को दूसरे से ज्वाइन करना है, तीसरे से ज्वाइन करना है, एक बुक से दूसरे बुक में ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन करने का जो काम करता है वो फंक्शन करता है। एक्चुअली में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये ब्रिज का काम करता है एक को दूसरे से रिलेट करने में। और ये जो फंक्शन है वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फिजिक्स में, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको स्टेप वाइज हम समझाते हुए चलते हैं कि कहा कि फंक्शन या इसी का अनदर नेम है मैपिंग। किसे कहते हैं? कहता A and P are two non-empty sets that is containing at least one element. A set having no element is called empty, and a set containing at least one element is called non-empty. तो कोई रूल है, उस रूल F, उस रूल का नोमेनक्लेचर, उस नामकरण कर रहे हैं, उस रूल का नाम हम लोग रख रहे हैं F। और F रखने के पीछे लॉजिक ये है कि ये फंक्शन है, इसलिए इसका नाम को हम लोग रखा F। ऐसा रूल है which associates each element of A to unique element of B। F ऐसा रूल है जो A के प्रत्येक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड और रिलेटेड, A के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन या एसोसिएशन किसके साथ हो जाए? यूनिक एलिमेंट ऑफ B के साथ।
अब यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ, तब इस केस में एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड रिटन एज एफ इज ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। और अगर ये फंक्शन हो गया तब हम लोग कहते हैं कि ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो इसको समझने के लिए, फंक्शन को समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट और ये डिस्कस पहले कर लें कि एक्चुअली में यूनिक मीन्स क्या होता है। यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन पीस। जैसे अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर वो उनमें से कोई एक स्टूडेंट उठकर बोलता है कि मेरा रिलेशन आपके साथ है, यूनिक है, तो दैट इज राइट। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है मेरा भी रिलेशन आपके साथ यूनिक है, ये भी सही है। उधर से कोई स्टूडेंट अगर ये कहे कि मेरा रिलेशन आपके साथ सही है, यूनिक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा रिलेशन आपके साथ यूनिक है, क्योंकि मेरा सब के साथ हो गया, तो यहाँ पे यूनिकनेस खत्म हो गया। यानी यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन के साथ हो गया। तो वही यहाँ पे कहा कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। अच्छा, इसी में और अगर हम लोग आगे बढ़ें कि इफ x बिलोंग्स टू ए, अगर a का कोई एलिमेंट x जो है इज एसोसिएटेड विथ और रिलेटेड विथ, माने x का संबंध, x a का कोई एलिमेंट है जिसका एसोसिएशन, जिसका रिलेशन, जिसका संबंध एसोसिएटेड विथ विथ y belongs to b, if x belongs to a is associated with y belongs to b, then तब हम लोग क्या कहते हैं, अगर x का रिलेशन y के साथ है, then y is called image of x। और रिटेन एज, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, रिटेन एज, नोट कीजिए, रिटेन एज रिटेन एज y इज इक्वल टू fx। y is called image of x, written as y is equal to fx, and set of images is called range of f। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b फंक्शन है, तो देन सेट a इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन एंड सेट ऑफ इमेजेस। और इमेज सिर्फ उसको कहेंगे कि अगर x का रिलेशन y के साथ हो जाए तो y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, देन सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। तो ये 3 पॉइंट है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इसको ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि देखिए, ये एक सेट A है, दूसरा सेट B है, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब इस सेट और इस सेट में है A B C। कहें 1 का रिलेशन हमारा A के साथ हो गया, 2 का रिलेशन B के साथ हो गया, 3 का रिलेशन C के साथ हो गया। एक और हम लोग इसमें एक एलिमेंट लें, D4 का रिलेशन D के साथ हो गया। तो हम लोग अब क्राइटेरिया पहले देखिए, हम लोगों ने कहा ईच एलिमेंट ऑफ X इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ Y। X के A के हर एक एलिमेंट का रिलेशन
बी के यूनिक एलिमेंट के साथ हो, हम लोग इतना ही सेंटेंस यूज करते हैं, लेकिन इसको ये 4 क्राइटेरिया में बढ़ जाएगा। पहला क्या हुआ कि ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी में होना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट। फिर कहता है कि इसके 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का रिलेशन इसमें एक के साथ हो सकता है। ये नहीं हम कहा कि 2 का एक के साथ होना चाहिए, कहा ये 2 या 2 से अधिक का रिलेशन एक के साथ हो सकता है। और तीसरा में कहा कि इसमें कोई बच्चा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और चौथा में ये हो गया कि इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके 2 के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ कोई रूल हो, तब उस रूल को हम लोग कहते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे इस केस में देखें कि ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन इसमें किसी न किसी के साथ है। अगर इसमें कोई एलिमेंट हम लोग कुछ देर के लिए लिख देते कि 5 है, तब ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि 5 का रिलेशन इसमें किसी के साथ नहीं है। तो अब हम लोग अगर 5 को हटा देते हैं, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये रिलेशन है। अब तक पहला क्राइटेरिया फुलफिल है। फिर इसमें दूसरा था कि इसके 2 या 2 से अधिक का रिलेशन एक के साथ हो सकता है। कुछ देर के लिए हम लोग कहा कि 5 भी इसका कोई एलिमेंट है, और वो यहाँ पे इसका भी रिलेशन किसके साथ है, डी के साथ। तो भी रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इसके 2 एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन है, तो ये पॉसिबल है। और तीसरा हम लोग क्या कहा कि इसमें कोई बचा रह भी सकता है और नहीं भी। जैसे ये एलिमेंट है, फंक्शन है, अब तक फंक्शन है, अगर इसमें हम लोग ई मिला दिया, बचा हुआ है, किसी के साथ रिलेशन नहीं है, फिर भी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई के अलावा जितना भी एलिमेंट इसमें आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन होगा। लेकिन लास्ट जो पॉइंट है कि इसके 2 एलिमेंट का एक एलिमेंट का रिलेशन इसके 2 के साथ नहीं हो सकता है। मतलब इसको अलग से हम लोग ऐसे देखें कि इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ भी हो जाए और इसी एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ भी हो जाए, तब इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन है तो इसके लिए डोमेन क्या हुआ, तो सेट ए। तो डोमेन ऑफ एफ क्या कहेंगे यहाँ, डोमेन ऑफ एफ इज सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया डोमेन। और कहते हैं को डोमेन क्या हुआ, को डोमेन ऑफ एफ, को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, तो सेट बी इज को डोमेन ए बी सी डी ई। अब हम लोग कहा कि सेट ऑफ इमेजेस, तो इसमें ए इमेज है, एक ए 1 का इमेज है, बी जो है वो 2 का इमेज है, सी जो है वो 3 का है, डी 4 और 5 दोनों का है, लेकिन ए किसी का इमेज नहीं है। तो ये इमेज नहीं है, तो सेट ऑफ इमेजेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे रेंज में कौन कौन आ गया, कहेंगे ए बी सी डी, ये जो सेट हुआ वो कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमको मेन पॉइंट ये याद रखना है, डिफिनेशन के तौर पे सिर्फ एक सेंटेंस ये है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध वाई बी के यूनिक एलिमेंट के साथ हो जाए, तो वैसे रिलेशन को, वैसे एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और जब ये ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो इसको हम लोग 4 क्राइटेरिया में बांटते हैं, जिसमें पहला है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बी में किसी न किसी के साथ होना चाहिए, ए के 2 या 2 से अधिक का संबंध बी के किसी के साथ हो सकता है, बी में कोई भी एलिमेंट बचा रह भी सकता है और नहीं भी बचा रह सकता है, लेकिन ए के एक एलिमेंट का संबंध बी के 2 एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता है। अगर ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल हो तो उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए एक और हमारे ध्यान में एक एग्जाम्पल आ रहा है जो दे देते हैं हम लोग। तो हमेशा जब भी हम लोग अगर डिफिनेशन को
भूलें तो रीगेन करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। इसको देखिए, हम इस तरह से लिखना चाह रहे हैं। देखिए, आपको हो सकता है कि अच्छा लगे कि याद रखने में कि दो सेट है। एक सेट ये है ए, इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ सन्स, सेट ऑफ सन्स। और दूसरा है सेट ऑफ फादर्स, सेट ऑफ फादर्स। ऑल ह्यूमन जेंट्स ह्यूमन बीइंग को हम लोग दो ग्रुप में बांट दिया, पूरे मानव समाज को दो ग्रुप में बांट रहे हैं। एक में हम लोग कह रहे हैं सेट ऑफ सन्स है और दूसरे में कह रहे हैं सेट ऑफ फादर्स है। अब आप यहाँ से चार क्राइटेरिया को फिर आप याद कीजिए कि पहला है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी न किसी के साथ होना चाहिए। दो या दो से अधिक का रिलेशन एक के साथ हो सकता है, एक का रिलेशन दो के साथ नहीं हो सकता है, बी में कोई बचा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो थोड़ा सा एक हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि दो ग्रुप बनाना है, एक में सन्स है, एक में फादर्स है। कुछ देर के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कहें कि किसी पर्सन का एज 70 है, तो और हम उसको फादर और सन के ग्रुप में बांटना चाह रहे हैं, और उस 70 वाले पर्सन का कोई सन नहीं है, मतलब उसको कोई लड़का नहीं है या लड़की नहीं है वो, तो उसको एज ए रेस्पेक्ट हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे? तो कहा कि उसको तो हम लोग सन के ग्रुप में नहीं रखेंगे, एज ए रेस्पेक्ट हम लोग उसको किस में रखेंगे? फादर के ग्रुप में रखेंगे। जब ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तब आपसे कहें कि इसमें अगर हम लोग कहें कि इस लड़के का फादर ये है, माने सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें जितना भी सन होंगे उन सब का रिलेशन इसमें किसी न किसी के साथ होगा, इसलिए कि कोई भी सन विदाउट फादर हो नहीं सकता है। तो हम लोग ये कहें कि इसमें हर एक एलिमेंट का संबंध इसमें किसी न किसी के साथ होगा, यानी पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि दो इस सन का रिलेशन इसके साथ है, इस सन का भी रिलेशन इसके साथ है, इस सन का भी रिलेशन इसके साथ है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फादर को दो या दो से अधिक बच्चा हो सकता है, सन हो सकता है, तो ये पॉसिबल है कि दो या दो से अधिक का रिलेशन एक के साथ हो सकता है, यानी ये दूसरा क्राइटेरिया को फुलफिल किया। अब यही को तीसरा में आइए, हम लोग कहा था कि इसमें कोई बचा रह भी सकता है और नहीं भी। हम लोग एज ए रेस्पेक्ट जिस आदमी को फादर के ग्रुप में रखा 70 वाले को, जिसका कोई सन नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो तो इसमें बचा रह जाएगा। अगर उसका इसमें रिलेशन खोजेंगे कि इस फादर का किसके साथ रिलेशन है, तो रिलेशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब बचा रह भी सकता है। और ये जो लास्ट वाला जो है कि एक का दो के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये सन है, ये कोई सन है और इसका फादर ये है और इसी का फादर ये है, तो ये माने रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक लड़के का दो फादर नहीं हो सकता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि फंक्शन को समझने के लिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल दिया जो हमेशा आप इसको रीगेन कर सकते हैं। एक में सेट ऑफ सन्स है, दूसरे में सेट ऑफ फादर्स है, और ये सबसे बेस्ट सटीक एग्जाम्पल फॉर फंक्शन। इसमें जितने सन हैं सबका रिलेशन इसमें किसी न किसी फादर से होगा। इसमें दो या दो से अधिक सन का सेम फादर के साथ रिलेशन हो सकता है, लेकिन एक सन का दो फादर के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है। इसमें कोई बच्चा रह भी सकता है और नहीं भी। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब some important function, some important function, some important function with their graph, with their graph। हम लोग जो ग्राफ का जो
करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक्चुअली में ग्राफ आपको सबसे ज़्यादा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फिजिक्स में आता है, तो इसलिए ग्राफ को समझना। अब ग्राफ को समझने के लिए अब हमको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर ये है, ये सब मिलाकर इसीलिए फंक्शन को कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हम लोग कुछ इसमें से स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन लेते हैं और उसका हम लोग ग्राफ भी खींचते हैं। उसमें सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन पहले डिफिनेशन लिखिए। ए फंक्शन f from a to b is a to b defined by f(x) is equal to k for all x belongs to a and k be a fixed number. A fixed number. A fixed number is called constant function. Is called constant function. Is called constant function. अब यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे f(x) बराबर k, यानी और f(x) को हम लोग y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये है आपका सेट A है और ये सेट B है, सेट B है। अगर इसको हम लोग ज़्यादा बेटर ये होता है, यहीं पे हम लोग A to B को हम लोग अगर R to R कर दें, R to R कर दें तो द बेस्ट हो जाएगा। ये फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R वेयर k इज ए फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हमारा सेट R है और ये भी सेट R है। अब इसमें कह रहा है कि k कोई इंटीजर है, मान लिया ये k है, और कहा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f(x) बराबर k, यानी 1 का रिलेशन k के साथ, 2 का रिलेशन k के साथ, 3 का रिलेशन k के साथ, इसमें जितना रियल नंबर है सब का रिलेशन k के साथ हुआ, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ते भी होंगे कि मान लिया जाए f(x) बराबर 3 है, तो f1 कितना, तो कहेंगे 3, f2 कितना 3, दैट मीन्स 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, एनी रियल नंबर का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का साथ है, तो ये जो ये रिलेशन जो हो गया इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब जब कांस्टेंट फंक्शन है तो पहले इसको ग्राफ से आप समझिए। पहले इसको हम लोग ऐसा कह दें, इस केस में एक और लिखे तो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f माने इस सेट को डोमेन कहेंगे, इस सेट को कोडोमेन कहेंगे और सेट ऑफ इमेजेस को रेंज कहेंगे। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, कोडोमेन इज इक्वल टू r and range of f, and range of f is equal to set k, इसका एक ही एलिमेंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं डोमेन ऑफ f r हो गया और कोडोमेन हो गया सेट k। अब इसको ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ खींचने के लिए जैसे आप जानते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है
ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई बराबर के, वाई एफ एक्स दैट मीन्स वाई बराबर के, जब एक्स बराबर 1 देंगे तो वाई के होगा, यानी एक्स बराबर 0 तो वाई के, एक्स बराबर 1 तो के, एक्स बराबर 2 के, यानी ये हमारा ऐसा चला गया। ये आप कह सकते हैं कि वाई बराबर के, यहाँ पे के क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और ये हो गया वाई बराबर के, इसको भी कह सकते हैं जहाँ पे के इज इक्वल टू 0, और अगर के वाई बराबर के व्हेन के लेस देन 0, तो ये ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हो गया, यानी ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट आइए, दूसरे पॉइंट में हम लोग कहें आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, a function f from R to R defined by f(x) is equal to x for all x belongs to domain R is called identity function, identity function. f(x) is equal to f(x) which is equal to y is equal to x. This implies if x बराबर 1, y is equal to 1, that is f1 is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 2 and so on। यानी हम लोग ये इसको कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने आप के साथ हो जाए, हर एक एलिमेंट का ए में जितना, ये डोमेन आर में जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ हो जाए, अपने आप के साथ हो जाए, सेल्फ के साथ हो जाए, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन जब हो गया यहाँ पे, तो हम लोग इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे, सबको ग्राफ से समझिए, डोमेन को डोमेन समझिए, तब आपको क्लियर आगे बनाने में पता चलेगा। सबसे पहले देखिए, अब इस ग्राफ का, आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ का, माने 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो जितना भी आर में होगा उसका रिलेशन भी आर ही के साथ होगा। यानी आप कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, माने डोमेन भी जो डोमेन होगा वही रेंज होगा। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो जो भी सेट ए में होगा वही सेट बी में होगा, इसलिए ये हम लोग कह सकते हैं। अब इसका ग्राफ देख लें, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। हम लोग यहाँ पे फिर से देख लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ किसका खींचना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स।
अब अगर हम लोग ये कहें कि x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन ये इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। तब आप यहाँ पे क्या कहा कि जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका ग्राफ हो गया, यानी y बराबर x इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री you can say it is a straight line which is bisector of the coordinate axis, which is a straight line bisector of coordinate axis, दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा विथ ग्राफ। अब इसी का हम लोग दूसरा आगे बढ़िए, इसको नोट कर लीजिए आप ग्राफ को। मॉडुलस फंक्शन, a function f from R to R, a function f from R to R is defined by f of x is equal to mod of x, fx is equal to mod of x, where mod of x is equal to x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0 is called modulus function, और इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका भी ग्राफ खींचेंगे, लेकिन पहले आप इसको समझिए। और इस फंक्शन को समझने के लिए हमको सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ मॉड पढ़ना होगा कि मॉड एक्स क्या है। देखिए, इसको दूसरे बुक में हमेशा ये कह देगा मॉड का मतलब हो गया पॉजिटिव। अगर मॉड का मतलब पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू हम लोग एक्स लिखा और यहाँ पे माइनस एक्स लिखा। तो अब माइनस एक्स के बारे में अगर हम पूछें आपसे कि आपका क्या सवाल, ये जवाब होगा कि माइनस एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ज़्यादातर बच्चों का यही जवाब होगा कि माइनस एक्स निगेटिव है। और अगर माइनस एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स हम लोग कहते हैं। और मॉड अगर निगेटिव हो गया तो जो मेरा कंसेप्ट है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो गलत साबित हो जाएगा। तो कहा कि मॉड ये माइनस एक्स के बारे में पूछे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि डैट डिपेंड्स ऑन एक्स। वो एक्स पे निर्भर करेगा कि एक्स क्या है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा और एक्स निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। जैसे हम लोग ये लिख देते हैं कि -2 है,
तो कन्फर्म है कि चूंकि ये -2 है वो निगेटिव है ना, लेकिन हम लोग x के बदले में कन्फर्म नहीं है। x चूंकि वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल के प्लेस पे हम लोग 2 भी रख सकते हैं और -2 भी रख सकते हैं। तो अगर हम लोग -2 रखा तो पॉजिटिव होगा और 2 रखेंगे तो निगेटिव होगा। इसलिए आज के बाद आपका हमेशा ये आंसर होना चाहिए कि -x अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है तो आपका आंसर क्या होगा कि -x जो है वो डिपेंड करेगा x पे, ये x पे डिपेंड करेगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे अब हम लोग जैसे ये डिफिनेशन को फिर और क्लियर कर लें कि जैसे हम लोग लिखा कि 2 का मॉड, ये फिर से देखो मॉड x है, x मॉड के अंदर x है और मॉड x के बदले में कितने के बराबर होगा तो कहता है x के बराबर होगा। अब जहां पे x क्या है तो कहा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी अगर x 0 से बड़ा है और x 0 के बराबर है तो इसके बदले में मॉड x के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे। लेकिन जैसे ही मॉड का अंदर जो x है वो लेस देन 0 है तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे -x। जैसे एग्जाम्पल हम लोग कहा कि अगर 2 है मॉड 2 है तो 2 मॉड के अंदर x के बदले में कितना है 2 है और 2 पॉजिटिव है यानी 2 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मॉड हटेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। लेकिन अगर मॉड ऑफ -2 लिखा, मॉड ऑफ -2 लिखा तो इससे कंपेयर करें कि x के बदले में कितना है -2 और -2 इज निगेटिव दैट इज लेस देन 0, तो मॉड हटेगा तो कितना लिखेंगे -x। तो यहाँ पे जब मॉड हटेगा तो माइनस लिखा और इस प्लेस में x के बदले में कितना है -2 और ये -2 लिखेंगे तो ये एक्चुअली में हो गया 2। इसलिए अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि चाहे मॉड प्लस का करें या मॉड माइनस का करें वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इससे ये भी निष्कर्ष मिला कि मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन हुआ, fx इज इक्वल टू मॉड x which is equal to x when x is greater than equal to 0 and mod x is equal to -x when x less than 0। और इसी फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। अब जरा इसका हम लोग ग्राफ देख लें, इसका ग्राफ कैसे हम लोग करेंगे। फिर से सब पहले नोट करके लिए हम हटा रहे हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, जब तक किसी फंक्शन का ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली भी समझ में आ गया तो फिर आप फंक्शन को नहीं भूल पाएंगे। और जब तक फंक्शन को क्लियर समझने के लिए सब कुछ ग्राफिकली समझना होगा, थ्योरेटिकली समझना होगा, डिफिनेशन देने के बाद उसको समझना होगा, तब वो फंक्शन क्लियर होगा। तो ग्राफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ले लो। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और fx इज रिटेन एज y बराबर fx। अब हम लोग ग्राफ खींचने के लिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x एंड y एक्सिस पे वैल्यू ऑफ y लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें इसका खींचना चाहें कि x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 है देन y इज इक्वल टू 2 एंड इसी को और आगे बढ़ाइए, x इज इक्वल टू -1 है तो y मॉड ऑफ -1 y इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू -2 है y इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 0 है y इज इक्वल टू 0 होगा एंड सो। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। फॉर दिस लेट ओरिजिन है x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस पहले x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, तो 0 पे हमारा ये पॉइंट आ गया, 0 पे 0 0 हुआ ये। फिर दूसरा में है x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। इस तरह x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3। निगेटिव साइड में आ जाए x इज इक्वल टू -1
देन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2। अब ये सब पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट ऐसे चला जाएगा ये, और ये पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन जाएगा वो ये हो गया, यानी ये हमारा ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यानी ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x हो गया। जब इसका ग्राफ खींच लिए, अब आपको जब ये क्लियर हो गया तो देखिए हम कोई भी मॉड कर रहे हैं, आपसे कहें कि इसका ग्राफ खींचो कैसे होगा, तो हम बहुत आसानी से इसका ग्राफ खींच सकते हैं। कुछ देर के लिए मान लिया लेट f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले ये हो गया है y, अगर x बराबर 0 रखा तो y कितना हुआ, y हो गया 0 -2 और उसका मॉड हो गया 2। फिर कहा x इज इक्वल टू 1 रखा तो y कितना हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू 2 रखा, y कितना हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 3 रखा, y कितना हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू -1 रखा, y हो गया 3, x इज इक्वल टू -2 रखा, y इज इक्वल टू हो गया 4 एंड सो ऑन। और तब इसका आप ग्राफ खींचिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है आपको। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। जब x 0 है तो y का वैल्यू 2 है, मान लेते हैं यहाँ पे ये वैल्यू 2 हुआ। x का वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू देखिए कितना है, x इज इक्वल टू 1 है तो y का भी 1 है, तो 1 है तो यहाँ आ गया। x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y 0 है, तो x का वैल्यू 2 है तो y 0 हो गया, ये यहाँ पे आ गया 0 हो गया। x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है तो y का 1 होगा, 3 हुआ इसका मतलब y का 1 आ गया, यहाँ पे फिर ये चला गया। x का वैल्यू 4 होगा, y 2 होगा एंड सो ऑन। अब ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। x का वैल्यू -1 है, y 3 होगा, तो यहाँ पे -1 है तो y 3 होगा, ये यहाँ चला गया। इसका मतलब अब इन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन इस टाइप का होगा, और ये हमारा ग्राफ हो गया y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। तो किसी भी अब मॉड से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है तो उसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मॉडुलस फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन है उस एब्सोल्यूट वैल्यू सिग्नम फंक्शन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन में एक और हम लोग छोड़ दिए हैं कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन ऑफ f कितना हो गया, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, और कोड डोमेन, चलिए कोड डोमेन नहीं, रेंज ऑफ f कितना, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r प्लस, क्योंकि मॉड करेंगे तो सब पॉजिटिव के साथ रिलेटेड होगा, इसलिए आप इस फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r प्लस, मॉडुलस फंक्शन के लिए कोई भी r का रिलेशन किसके साथ होगा, r प्लस के साथ। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन a function f from r to r defined by f(x) is equal to f(x) is equal to mod of x
बाई एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स डज नॉट इक्वल, एक्स 0 के बराबर नहीं है, देन 2 केसेज अराइज, तब 2 केस अराइज होता है। पहला, आइदर एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0। क्लियर है कि अगर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं तो 2 केस आता है कि या तो एक्स 0 से बड़ा होगा या एक्स 0 से छोटा होगा। नॉट इक्वल टू 0 है, 2 केस हुए। तो कहा ये है, इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, कहा कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स दैट इज 1। ये कब होगा? व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है तो इन प्लेस ऑफ मॉड x वी राइट x। अगर मॉड x के ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू x होगा बाई x विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली मॉड ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स बाई x इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन ये कब होगा? व्हेन x लेस देन 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर 0 पे कहता है तो यहाँ रखते तो 0 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है, तो वो नहीं होता। इसीलिए वो फंक्शन खुद दे दिया कि एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहेंगे तो भी नहीं निकलेगा, वो ऑलरेडी क्या आएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब ऐसा हो गया तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन एक्चुअली में क्या हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 when x greater than 0 and fx is equal to minus 1 when x is less than 0 and fx is equal to 0 when x is equal to 0। अब इसको देखते हुए डिफाइंड बाय इतना इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। और जब ये सिग्नम फंक्शन कहलाएगा तो अगर हम लोग इसी में कहें कि डोमेन ऑफ एफ कितना होगा? डोमेन, बोलिए यहाँ पे एक्स कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं या डोमेन बराबर आर हो गया। और रेंज कितना होगा? रेंज इज इक्वल टू -1 0 1, कुछ भी वैल्यू रखेंगे हम लोगों का यही 3 आएगा, -1 0 एंड 1। अब इसका भी हम लोग ग्राफ देख लें। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ आपको दिखलाते हैं। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। एक्चुअली में स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि कंसेप्ट जो है ये सब ग्राफ का ये फंक्शन का मालूम ही नहीं है, और आप प्रॉब्लम बनाना चाहेंगे तो वो प्रॉब्लम में हर जगह दिक्कत होगा। लेकिन जैसे ही ये फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम लोग ग्राफ के साथ, इसीलिए आपको दे रहे हैं कि ग्राफ भी देखिए। अब आप अगर ये सब का ग्राफ जान जाइएगा तो देखिएगा कि फिजिक्स में कुछ ग्राफ जो पूछा जाता है क्वेश्चन नीट वगैरह में, तो आपको सिर्फ ये इसका जानने ही से आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये इसका ग्राफ है। अब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ग्राफ बनाने में जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हो जाएगा, जैसे v बराबर आई आर आप पढ़े हैं, ओम्स लॉ वगैरह, ये सब में आपको तुरंत ग्राफ खींचेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये किसका ग्राफ होता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपके फंक्शन का फिजिक्स में। और ये तो कोई आदमी ये कहे कि मैं तो मेरा मैथ ठीक नहीं है, फिजिक्स अच्छा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कोई कहेगा कि ये एक तरह का जोक होगा कि मैथ मेरा ठीक नहीं है, फिजिक्स ठीक है। मैथ ठीक है देन फिजिक्स इज ऑलराइट। तो ग्राफ सिग्नम फंक्शन का पहले ग्राफ देख लें। चलिए देखिए यहाँ पे
ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। इसका ग्राफ आप देखो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप सिग्नम फंक्शन का ये देखा कि एफ एक्स कितने के बराबर है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारा था 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड -1 व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जब ग्राफ खींचेंगे तो x बराबर 0 से शुरू करिए, तो 0 पे 0 होगा। चलिए ठीक है, 0 पे 0 हुआ। फिर बोलो 1 पे कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो 1 होगा, 1 पे 1 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, सॉरी 2 पे भी 1 होगा, 3 पे भी 1 होगा, 4 पे भी 1 होगा एंड सो ऑन। हाफ पे एफ हाफ इज इक्वल टू, क्योंकि हाफ ग्रेटर देन 0 है तो भी 1 होगा, ये सब 1 होगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हुआ, ये हमारा ऐसे मिलाता हुआ जो लाइन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एक पार्ट का, जब x ग्रेटर देन 0 है उसका ग्राफ हुआ। अब आइए x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 तो उसका वैल्यू -1, तो माइनस हाफ पे -1, -1 पे -1, -2 पे -1, -3 पे -1, और इसको ये मिलाते हुए ये जो लाइन खींचेंगे तो ये मेरा जो निकला ये हमारा ग्राफ हो गया पूरा, ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। चलिए एक और हम लोग सिग्नम फंक्शन ऑफ नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले आप लिख लें, ए फंक्शन f from R to R defined by f(x) is equal to integral x, we read as integral x which is equal to x, where x is the greatest integer, not greater than x, is called greatest integer function, चलिए पहले ये देख लें कि इंटेग्रल x का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। कहा इंटेग्रल x इज इक्वल टू x होगा। इंटेग्रल x के बदले में कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, लेकिन उसके बाद x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। x क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर, तो सबसे बड़ा इंटीजर लेकिन नॉट ग्रेटर देन x, लेकिन x से बड़ा नहीं। एक एग्जाम्पल आपसे ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कहा कि 3.2 कोई रियल नंबर है, x के बदले में 3.2 है। अब इस x के बदले में हम लोग x लिखना चाहें तो 3.2 लिखना होगा, लेकिन फिर आगे कहता है कि x इज द इंटीजर,
और इंटीजर है तो 3.2 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब 3.2 नहीं लिख सकते हैं, इंटीजर लिखना है। तो इंटीजर में भी कौन सा इंटीजर लिखना है, तो कहता है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा में कैसा, तो कहता है जो इससे बड़ा नहीं हो। तो सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 3.2 इज इक्वल टू 3। 2 होगा, इंटीजर होगा, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे 3.2 का वैल्यू कितना हुआ 3, 3.9 का वैल्यू 3, यानी द नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4, देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 3। 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो उसका इंटीग्रल वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पे वही यहाँ पे कह रहा है कि इंटीजर लिखना है। तो जब इंटीजर लिखना है तो आप ये बता सकते हैं कि अब इसका डोमेन कितना हुआ, डोमेन ऑफ एफ कितना हुआ। तो कहता है डोमेन ऑफ, कोई इंटीजर रखें कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन ऑफ एफ ये आर हो गया, और इसका रेंज कौन होगा, रेंज कौन होगा, तो कहता है सेट ऑफ इंटीजर होगा, सेट ऑफ इंटीजर यानी आई। यानी हम लोग फंक्शन आर टू आर को ये भी लिख सकते थे, फंक्शन आर टू आई इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका हम लोग ये देख लीजिए, इसका ग्राफ आप देखिए, ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ ग्राफ आई 0 ओरिजिन है, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, आप नोट कर लिया होगा इसको। यहाँ फिर से एक बार ये देख लो कि एक और इसी में हम लोग ये कहें कि ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -2.9, तो आपको इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना लग रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वो -2 होगा। तो जब आपको कंफ्यूजन हो जाए तो नंबर सिस्टम पे आ जाइए, नंबर सिस्टम पे मान लिया ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग ये कहें कि -2.9 का पोजीशन कहाँ होगा, तो -2.9 यहाँ पे होगा, -2.9। तो अगर हम लोग इसके बदले में -2 लिखा तो -2.9 से बड़ा कर दिया, इसका मतलब -2.9 नहीं बल्कि सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा नहीं हो वो कौन हो जाएगा, -3। इसलिए ये हो गया हमारा -3। तो अब आप इसका ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा पहले टेबल देखिए, y बराबर इंटीग्रल x, y बराबर इंटीग्रल x, और इसी को हम लोग ये कहें कि x बराबर 0 देन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0.1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0.9, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। जब इंटीजर होगा बराबर हो जाएगा, और ये इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो और इसी को ये पॉजिटिव साइड में, इसी तरह का निगेटिव साइड में होगा। तो पहले यहाँ जब x 0 है तो y 0 होगा, यहाँ पे आ जाइए, x 0 तो y 0 होगा। x इज इक्वल टू मान लिया 0.1 लिया तो y कितना 0.1 लिया तो y 0, x कितना, ये चलते चलते जैसे ही 1 आया तो 1 पे लेंगे, ये देखिए ये ऐसे आया, और 1 पे जैसे ही लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ ओवरलैप कर जाएगा, 1 पे ये हो गया 1 पे, फिर 1.1 होगा तो 1 होगा, 1.2 होगा 1 होगा, इस तरह से ये चलते हुए जाएगा, और फिर जैसे ही 2 आएगा यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 चला आएगा वैकेंट। इस तरह से ये चलते हुए चलता है, और हम लोग ये इसको हम लोग इसलिए इसका नाम भी हम लोग देते हैं, एक तरह से ये क्या बन जाता है हम लोगों का स्टीप। ये बन गया मेरा
स्टेप, इसीलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। चलिए आज का क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में चूँकि जब तक ये हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा कंसेप्ट नहीं बनेगा, और कंसेप्ट नहीं बनेगा तो फंक्शन हम नहीं समझेंगे। अब तक जितना हम लोग ये डिस्कस किया है वो एक्चुअली में 11 पार्ट का है, और 11 पार्ट का ये सब टर्म नहीं जानने से हम लोग 12 का कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग रिवाइज कर लिया। लेकिन अभी भी पूरा हमने 11 का कुछ पॉइंट्स और बचा हुआ है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको 12 का पोर्शन करेंगे। तो आप लोग से ये है कि आप लोग भी अगर ये हमारा कमेंट कीजिए कि कहीं पे कुछ आपको कमी लग रहा है, कुछ ये लग रहा है, आप वैसा कमेंट करके हमको एडवाइस करें ताकि हम अगले क्लास में आपको और अच्छे से अच्छा आपको डिस्कस करें। ठीक, थैंक यू।